बदल लो आईना, चेहरा नहीं बदलता। हथेलियों पर खींचने से लकीरें मुकद्दर नहीं बदलता। सोच से ही है सब कुछ, बिना सोचे कुछ नहीं बदलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे उस प्रश्न की जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। विश्व बैंक ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम में सहयोग के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक ने भारत का जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, उसके तहत 400 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, उससे पहले देख लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। तो विश्व बैंक ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम में सहयोग के लिए 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और गंगा नदी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ये जो है समझौता किया गया है। 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करना, जो लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं एक और प्रश्न की जो हमने आपको कल पूछा था। हाल ही में किस कंपनी ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी के साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी के साथ में साझेदारी की है युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से। कोविड-19 महामारी के संकट के बीच में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी के साथ में साझेदारी की है और इसके चलते इसके तहत अगले 1 साल तक देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट स्किल इंडिया पोर्टल के साथ समन्वय किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई। फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, यूएस। अब चर्चा कर लेते हैं कल के प्रश्नों की जो हमारे वीडियो में शामिल किए थे हमने। तो पहला प्रश्न था, किस देश ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोटिस भेजा है? तो दोस्तों, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र में नोटिस भेजा है। अगला प्रश्न था, हाल ही में मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट सुविधा देने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, फ़ोनपे के साथ में ओला ने अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट सुविधा के लिए जो है साझेदारी की है। फ़ोनपे की बात करें तो 2015 में स्थापना हुई इस कंपनी की और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान में सीईओ है समीर निगम और पेरेंट कंपनी है फ़ोनपे की फ्लिपकार्ट। ओला की बात कर लेते हैं तो ओला की स्थापना दिसंबर 2010 में हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और वर्तमान में ओला के सीईओ हैं भाविश अग्रवाल। अगला प्रश्न था, कोविड-19 महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जो अब पूरा हो गया है? तो दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था कोविड-19 महामारी के बीच में जो लोग फंसे हुए थे विदेशों में उनके लिए। अगला प्रश्न था, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो दोस्तों, ड्वेन जॉनसन जो है वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने काइली जेनर को पछाड़ दिया है जो कि पहले नंबर पर इंस्टाग्राम पर जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी थी। अगला प्रश्न था, हाल ही में जगदीप यानी कि सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, ये कॉमेडियन और एक अभिनेता थे, बॉलीवुड अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, यह है जगदीप, या फिर इनको आप देख सकते हैं, इनका नाम जो है दूसरा नाम भी आपको पता ही होगा जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आप फ़ोटो से अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, वरना आप पिछले वीडियो में जा कर के इस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आपको पता लग जाएगा जो भी डिटेल्स है इसकी। अगला प्रश्न था, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों, भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी तो उसका प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। अगला प्रश्न था, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि यूकेआईबी का ग्रुप का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो जयंत कृष्णा जो है उनको यूकेआईबी का सीईओ नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, बलि दी जाने वाली पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीदारी के लिए किस देश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश ने जो है जो बलि दी जाने वाली जो पशु हैं उनके लिए ऑनलाइन बिक्री या फिर खरीदारी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल हार्ट। अगला प्रश्न, अच्छा उससे पहले चर्चा कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला प्रश्न था, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों जी आकाश जो हैं वो भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न था, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक का सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक का सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न थे जो पिछले वीडियो में हमने शामिल किए थे, उनका हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। अब चर्चा करेंगे आज 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी। और दोस्तों उससे पहले हम बोलेंगे कि आप स्टडी इन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों पहला प्रश्न है आज का, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। और ग्लोबल इंडिया वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया और इस सम्मेलन का आयोजन 3 दिनों तक बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड थीम पर आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। और इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन में दोस्तों 30 देशों के 5000 से अधिक या फिर 5000 वैश्विक जो है प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे और 75 इसमें सत्र होंगे जिसके तहत 250 वैश्विक वक्ता हैं वो इसको संबोधित करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो दोस्तों जो गूगल प्लस है अभी वो गूगल करंट के नाम से रिलॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करंट नाम से रिलॉन्च किया है। गूगल करंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ की जानकारी हासिल करने, सहकर्मियों को जोड़ने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने में जो है सक्षम बनाता है। एक्चुअली देखा जाए तो गूगल प्लस या फिर अब जो है ये इसका नाम है गूगल करंट। तो ये गूगल करंट जो है वो बिजनेस एक टूल है, ठीक है। तो ये बिजनेस टूल है और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बिजनेस में इसको उपयोग में लिया जाता है ताकि जो कलीग्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर सके या फिर कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हमको किसी के साथ में शेयर करनी हो। तो इस तरह से जो है ये एक बिजनेस टूल है जिसको उपयोग किया जाता है कंपनीज में। और जो आप लोग देख रहे हैं अभी, पहले गूगल प्लस इस तरह से दिखता था, अब गूगल प्लस की तरह हो गया गूगल करंट जिसका लोगो नीचे आप देख रहे हैं। गूगल की बात करें तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और दोस्तों गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जो कि भारतीय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे? तो दोस्तों ये गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे सुरेश अमोनकर। तो इनका क्या है हाल ही में निधन हो गया है और कोविड-19 महामारी के कारण 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। वे गोवा विधानसभा से 1999 और 2002 में विधायक चुने गए थे। वे वर्ष 2000 में मनोहर पर्रिकर सरकार के समय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वे गोवा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आप फोटो में देख रहे हैं यह है डॉक्टर सुरेश अमोनकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस देश ने, अगला प्रश्न है, किस देश ने चेचक और खसरे से उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल किया है? तो दोस्तों यहाँ पे मालदीव और श्रीलंका दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। WHO द्वारा चेचक में खसरे से उन्मूलन का लक्ष्य 2023 तक रखा गया था, लेकिन मालदीव और जो श्रीलंका है तो उसने इस लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरे से मुक्ति पा ली। और दोस्तों ऐसा इस तरह से जो है लक्ष्य से पहले ही इन रोगों से मुक्ति पाने वाले जो ये देशों की बात करें तो मालदीव और श्रीलंका ऐसा पहला देश है, ठीक है। और श्रीलंका की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। राजधानी है श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टाई।
और मुद्रा है श्रीलंका की श्रीलंकन रुपया। मालदीव की बात करें तो राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली है और राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीव की मालदीव रुपया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सरकार की जो कैबिनेट है उसने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की मदद से तैयार किया गया है। और दोस्तों ये क्या है, मतलब स्टार्टअप्स जो है, जो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप होंगे तो उनको ग्रोथ करने में मदद मिलेगी, साथ ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी के तहत जो है इसी नीति को शुरू किया गया है और मंजूरी मिल गई है। स्टार्टअप नीति 2020 लागू होने से 5 वर्षों की अवधि तक ये लागू रहेगी और स्टार्टअप नीति 2020 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि इनक्यूबेटर क्या होते हैं? तो दोस्तों इनक्यूबेटर क्या है, एक मेडिकल डिवाइस होती है जो कि अस्पतालों में लगाई जाती है। और ये सुविधा क्या होती है, जैसे कोई इमेच्योर बच्चे होते हैं, मतलब जैसे इन्फेंट होते हैं, जो शिशु होते हैं, तो जैसे कमज़ोर रह जाते हैं जन्म के समय, या फिर जो उनकी जन्म का समय होता है उससे पहले अगर वो पैदा हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। तो उनको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, उस बॉक्स में उनको जो है उसमें रखा जाता है, जो क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन और जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, टेम्परेचर है, उन सबको क्या है कंट्रोल करता है। और जो ये इनक्यूबेटर जो है स्थापित किए जाएंगे, तो इसके तहत क्या होगा, राज्य में 5,000 तो प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। 20 मई 2020 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया था और यह स्टार्टअप फंड सिडबी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक डिटेल्स है। इस बार हमने जो है इसका मैप और बेसिक डिटेल्स को शामिल नहीं किया है। तो इस बार जो है आप उत्तर प्रदेश की जो भी बेसिक डिटेल्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि ये चेक किया जा सके कि आपको जो है ये चीज़ें कितनी याद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चार्ली डैनियल का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो दोस्तों चार्ली डैनियल एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे चार्ली डैनियल। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। वर्ष 2016 में वे कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे और उनके सबसे प्रसिद्ध फिडल ट्यून द डेविल वेंट डाउन टू गॉर्जिया, जिसके लिए उन्हें 1979 में ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। और उनके कुछ प्रमुख गीत भी हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि हेयर्ड कंट्री बॉय, और एक और गीत है जिसका नाम है इन अमेरिका। तो आप फोटो में देख रहे हैं, यह है संगीतकार चार्ली डैनियल जो इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल वेलिली ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो दोस्तों ये मिस्र की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रानिम एल वेलिली, जिनका जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर चुकी है कि ये स्क्वैश नहीं खेलेगी। तो मिस्र की ये स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल वेलिली ने रिटायरमेंट की घोषणा की है और खेल की दुनिया में शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली वह पहली अरबी महिला है। वह वर्ष 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी और वह 2017 व 18 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। तो आप फोटो में देख रहे हैं, यह है रानिम एल वेलिली जो कि मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी थी और इन्होंने हाल ही में घोषणा की है किस बात की कि वह रिटायरमेंट ले रही है। अगला प्रश्न है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल के लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल एक वेपन है, तो उसके लिए लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट के लिए DRDO के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO एवं विकास प्रयोगशाला के साथ में आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम जो कि भारतीय सेना का वेरिएंट है के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। आकाश मिसाइल की बात करें तो आकाश मिसाइल क्या है? आकाश मिसाइल भारत की पहली मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है
मतलब धरती से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है और यह मिसाइल अलग अलग जगह के कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यह मिसाइल 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार करती है। आकाश मिसाइल को टैंक या फिर ट्रक आदि किसी भी वाहन से लॉन्च किया जा सकता है। आकाश मिसाइल का उपयोग करके हवा में 30 किलोमीटर की दूरी पर जेट या फिर ड्रोन आदि पर सतह से हवा में वार कर सकते हैं। दोस्तों डीआरडीओ की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है और बीडीएल के अध्यक्ष और एमडी है सिद्धार्थ मिश्रा। ठीक है, तो याद रखिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने जो है आकाश मिसाइल नाम का एक वेपन है जो कि भारत में लॉन्च किया गया है, तो उसके लाइसेंस और टीओटी एग्रीमेंट के लिए डीआरडीओ के साथ में समझौता हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, करूर बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साथ में करूर बैंक ने एक समझौता किया है ताकि ग्राहकों को वह जीवन बीमा की पेशकश कर सके या फिर जीवन बीमा बेच सके। तो करूर बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी बीमा संबंधी जो भी उत्पाद है भारत में फैली करूर बैंक की 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे और करूर बैंक अपने ग्राहकों को बजाज एलियांज के उत्पाद जैसे कि बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश सुरक्षा या फिर गंभीर बीमारी से संबंधित जीवन बीमा, तो इस तरह के जो भी बीमा है उन उत्पादों की पेशकश कौन करेगा? करूर बैंक करेगा। करूर बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, प्रेसिडेंट है एनएस श्रीनाथ और टैगलाइन है करूर बैंक की स्मार्ट वे टू बैंक। अब बात कर लेते हैं बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस की, तो हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ है तरुण चुग। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है और इसका उद्घाटन जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, तो उन्होंने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सौर यंत्र का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया और ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में स्थित है। इस प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि MPUVNL के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई है। तो ये उद्यम कंपनी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। तो आप सीधे से समझ सकते हैं कि जैसे इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए कंपनी स्थापित की गई है जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और ये किस किस के बीच में जो है उद्यम कंपनी होगी? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सेकी और मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है यानी कि MPUVNL, तो इनके बीच का एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। और इस परियोजना की दोस्तों पूरी लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए होंगी और दोस्तों ये जो एशिया का जो है सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा मध्य प्रदेश में, या फिर हमारे भारत की बात करें या फिर एशिया की बात करें तो ये पहला और सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं उस प्रश्न की जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे आज 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका कलेक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए। अगर ये हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि हम पूरी डिटेल के साथ में जो है करंट अफेयर्स का प्रत्येक प्रश्न है जो है वो पूरी डिटेल के साथ में आपको शेयर करते हैं। तो ये डिटेल्स आपको कैसी लग रही है या फिर कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो ज़रूर से आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी तक भी स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।